और शायद हम 1-2 दिनों के अंदर इनको लिखित में देने वाले हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। या तो हमारा तो बचा कुछ नहीं है डेली वेजर का, क्योंकि बड़े सारे साथी हमारे रिटायर हो गए हैं और आज हमें कोई उम्मीद की किरण ये है कि इन 9 सालों में डेली वेजर का जो 17 महीने का वेतन जो हर महीने मिलना चाहिए था वो भी बकाया पड़ा हुआ है। तो एक भाजपा का नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक वर्ड उन्होंने गलत बोला था, सबका विकास बोला था, लेकिन दरअसल वो वर्ड था भाजपा का विकास, क्योंकि साथ भी सबका मिला, प्रयास भी सबका था, लेकिन विकास हुआ तो वो सिर्फ भाजपा का हुआ। और आज आप देख सकते हैं इनके ज़िला स्तर पर जितने भी इनके दफ्तर बने हैं सभी आलीशान दफ्तर हैं। पहले इनके पास एक ही कच्ची छावनी में दफ्तर हुआ करता था, लेकिन डेली वेजर की बात करें जिनको अच्छे दिन आने वाले हैं, जो सपने जो थे वो बेचे गए थे, और अच्छे दिन ये आए डेली वेजर के कि भाजपा के रहते हमारी 17 महीने की वेजिस जो है वो पेंडिंग है, और सारी की सारी 2015 मई के बाद 2022 तक है, और ये भाजपा के रहते पेंडिंग हुई है। और आज हम भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। तो इनको कोई हक नहीं बनता कि ये इस तरीके का प्रचार करें कि 9 साल बेमिसाल। पहले ये तो बताएं धरातल पर किया क्या है। दूसरा, आज बड़े बड़े नेता जो हैं पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आते हैं। ईडी बहुत एक्टिव है और सीबीआई बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है ईडी से भी और सीबीआई से भी, कम से कम एक बार छापेमारी जो है वो डेली वेजरों के घरों में भी जाके करें, ताकि ज़मीनी हकीकत इनको भी पता चले, सारी दुनिया के सामने वो नज़र आए कि किन किन गरीबों के हालत क्या है, क्या डेली वेजरों के घरों में 2 वक्त की रोटी भी है या नहीं है। ये सिर्फ एक गुमराह करने की एक सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था अमित शाह जी का, जिसमें एक मीडिया कर्मी के द्वारा उनको एक सवाल पूछा गया, जो हिमंत बिस्वा शर्मा जो इनके असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी की तरफ से एक बुकलेट जारी हुआ था, वो शायद हमारा ही डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट का कोई भ्रष्टाचार था। तो जब अमित शाह जी के सवाल पूछा गया कि इनके ऊपर आपका क्या जवाब है, तो वो या तो आपने झूठ बोला था जो बुकलेट जारी किया था, या ये भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो अमित शाह जी का सीधा जवाब था, ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं ये लोग, तब ये एलिगेशन लगाते हैं, जब इनकी पार्टी में लोग आ जाते हैं तो वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनको कोई हक नहीं बनता कि ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं 9 साल बेमिसाल, इसका रिजल्ट तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा। 9 साल जो है आगे जाकर इनको अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाएंगे 2024 में, विजय जो है इनकी। मुझे लग रहा है कि कुर्सी मिलना शुरू हो चुकी है। पंजाब में भी मिल गई, हिमाचल में भी मिल गई, कर्नाटका में मिल गई, और दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ वहाँ भी मिल गई। और अगला नंबर जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। और अभी अभी मध्य प्रदेश का इनके ही संगठन का एक इंटरनल सर्वे है जिसमें क्लियर है कि बीजेपी की सत्ता मध्य प्रदेश से जा रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है। और अगर वसुंधरा राजे को कमान राजस्थान में नहीं दी जाती तो राजस्थान से भी बीजेपी जो है जाने वाली है। और वहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा जो बनेगा ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बनेगी। जो भी सरकार एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो डेली वेजर होगा, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होगा, जो भी गरीब तबके को इग्नोर करेगा वो सत्ता में नहीं आ सकता। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में ये कहा कि देखिए हम एडवांस सैलरी की योजना ला रहे हैं, एडवांस सैलरी आप मुलाजिमों को दी जाएगी। आपके यहाँ पर कितने समय पर सैलरी मिलती है और कितने समय के बाद जो है यहाँ पर आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार इस मुबारकबाद की हकदार है, और दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो करप्ट सरकार है। क्योंकि आप लोग कांग्रेस को करप्ट और देशद्रोही सरकार कहते हो, लेकिन वो देशद्रोही होने के बावजूद, करप्ट होने के बावजूद आम जनता के लिए सहूलतें प्रोवाइड करवा रही हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कुछ 34,000 लोगों को परमानेंट करने का भी जिक्र किया है, और गैस सिलेंडर भी सस्ता किया। और दूसरा, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का भी वादा किया है। वो देशद्रोही सरकारें हैं, लेकिन जनता के हित में थोड़ा सही, लेकिन जनता के हित में काम करती हैं। और रही बात विकास की, आपने डेली वेजर का जिक्र किया कि वहाँ उन्होंने एडवांस सैलरी की बात की, तो हम इनसे एडवांस नहीं मांग रहे,
हम इनसे कर्जा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं जो हमारा बनता है वो हमें दे दो, जो लोग आप दबा के बैठे हुए हैं। एक तो विकास के दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कि विकास मोदी जी कर रहे हैं। भाई अगर मोदी जी विकास कर रहे हैं कि मोदी जी अपनी जेब से पैसा खर्च करें ना। हमारा 550 करोड़ रुपया रोक करके जम्मू में आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो विकास का क्रेडिट हमें जाता है, क्योंकि अगर वो पैसा हमारा 4-4 लाख रुपया बैंक में पड़ा होता, हमें टाइम से मिला होता, हमने बैंक में रखा होता, तो आज हम उसका इंटरेस्ट खा रहे होते। हमारे पैसे का इस्तेमाल करके सरकार विकास कर रही है तो वो क्रेडिट तो हमें जाता है। एक बात ये भी देखी जा रही है कि देखिए जम्मू कश्मीर में अब कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव को देखने के लिए गृह मंत्री भी आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप घेराव कर चुके हैं। मैम बदलाव जरूर दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो हमारा 1 साल पूरा होने वाला है लगातार आंदोलन को, और हम भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि भाजपा वाले उनके आने की डेट अनाउंस करते तो हम भी अपना प्रोग्राम अनाउंस करते, लेकिन हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि जैसे ही ये डेट अनाउंस करते हैं। लेकिन एक बार तो तय है कि इस बार इनको झटका जम्मू में लगने वाला है और रैली इस बार डिस्टर्ब होगी। हमने पहले भी इनको कहा था और शायद हम 1-2 दिनों के अंदर इनको लिखित में देने वाले हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जा तो हमारा तो बचा कुछ नहीं है डेली वेजर का, क्योंकि बड़े सारे साथी हमारे रिटायर हो गए हैं और आज हमें कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर मर्तबा जब एलजी साहब से मुलाकात हुई थी या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी, क्या आपको यहाँ पर आश्वासन मिला? मैम जब एलजी साहब से बात हुई थी तो तब भी यही बीजेपी के नेता लोग थे और तब भी डीडीसी की घोषणा हो चुकी थी। इनको पता था कि अब डेली वेजर हमारे खिलाफ है। तब इन्होंने एलजी साहब को भी इन्वॉल्व किया और एलजी साहब से वादा करवाया कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मुद्दों का हल किया जाएगा और रेगुलाइजेशन दी जाएगी। आज ये किंतु परंतु करते हैं, हम रेगुलाइजेशन देंगे तो हमारा बजट ऐसा हो जाएगा। अगर आपको बजट की इतनी फिक्र है तो आप अपने काफिले में 10-10, 20-20 गाड़ियाँ चलाते हो, आप 2 गाड़ियाँ रखो ना। आप 15,000 रुपया टेलीफोनिक बता लेते हो, जो कि 400 रुपये से महीना भर आप जितना मर्जी फ़ोन यूज़ करो 1 महीना चल सकता है। तो आप 15,000 क्यों लेते हो? आप वहाँ से कट कर लो। आप 2.5 लाख रुपये सैलरी लेते हो, आप अपनी सैलरी कम करके 1 लाख रुपये ले लो। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स 2.5, 3-3 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, सारी सरकारी सुविधाएँ लेते हैं। आप वो सुविधाएँ छोड़ो ना। देश को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का गला काटा जाएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आप देश की इतनी ही हमदर्दी रखते हो, देश को आप डेवलप करना चाहते हो, तो पहले कुर्बानी घर से देना शुरू करो ना। आप जब इलेक्शन लड़ते हो आप कहते हो कि हमें सेवा का मौका दो, लेकिन जब आप कुर्सियों पे बैठते हो फिर आपका फोकस रहता है कि हमारी सैलरी कैसे बढ़े, हमारे भत्ते कैसे बढ़े। पहले सेवा फिर मेवा लेता है। मैम सेवा तो करता ही कोई नहीं आजकल। कौन कर रहा है? कौन सा पॉलिटिशियन है जो सेवा कर रहा है? अगर सेवा वो होती है जब मुफ्त में की जाए, जिसका कोई कीमत ना वसूली जाए, सेवा उसको कहा जाता है। ऐसे भी नेता रहे हमारे देश की राजनीति में जो कहते थे और अगर नहीं कर पाते थे समय रहते वो रेजिग्नेशन भी दे देते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ देखते हैं? मैम भाजपा की सरकार में तो एक ही चीज़ है, आज वो भाजपा ही नहीं रही। पहली बात तो ये है कि आज वो भाजपा नहीं है। वो भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम, अडवाणी जी के टाइम, जो 2 से शुरू हुए थे और देश की सत्ता तक पहुंचे और 24 पार्टियों को साथ लेके जिन्होंने शासन किया। और अपोजिशन भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ नहीं बोल पाती थी, लेकिन उन्होंने भी एक लास्ट गलती कर दी, शाइनिंग इंडिया का नारा देके, जो उन्होंने जब 2004 के बाद लोगों की पेंशन ख़त्म की, वही एक मुद्दा बना और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। और कश्मीर में अगर सरकार नहीं बनती है तो डेली वेजर सबसे बड़ी दीवार और सबसे बड़ा। मैम ये तो नेचुरली सी बात है। 2008 में बम बोले के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ी बीजेपी ने और जमकर पोलराइजेशन की गई। तब भी 11 सीटों से ज़्यादा आगे बीजेपी नहीं जा पाई और उसका कारण ये था कि तब भी डेली वेजर इनके फेवर में इतना नहीं था। 2014 में 25 सीटें मिलने का सबसे बड़ा कारण ही 2 फैक्टर बने थे। और अगर इनको नहीं पता तो उमर अब्दुल्ला जी ने उस वक्त एक ईमेल एड्रेस दिया था, जब उनकी सरकार चली गई तो उन्होंने पूछा था लोगों से कि हमें जवाब दीजिए कि हमारे हारने के कारण क्या हैं। तब 2 कारण बताए गए थे। 76% लोगों ने कहा था कि डेली वेजर का मुद्दा आपकी हारने का कारण है और 24% लोगों ने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जिसकी वजह से एनसी की सरकार जो है वो चली गई। और अगर 76% जो बोर्ड डेली वेजर का था वो सारा का सारा उस वक्त बीजेपी के पक्ष में गया और तभी इनको पहली बार 25 सीटें मिली थी। अगर इनकी खुद की मर्जी आत्महत्या करने की है तो हम क्या कर सकेंगे? हम तो बचा नहीं सकते इनको। हमने इनको पूरा मौका दिया था कि आप लोग
ठीक है, आप हम मानते हैं कि आपकी एलजी साहब जैसे ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं है तो फिर आप घबराते क्यों हो? अगर 2014 से पहले आप लोग यहाँ हमारे साथ धरनियों पे बैठते थे, आज कौन सा सांप सूंघ गया कि आज आप हमारे साथ धरने पे? पिछले साल भी ये लोग आए थे और उस समय भी इन्होंने धरना खत्म किया था, रविंद्र रैना खुद आए थे। हाँ बिल्कुल मैम, तब भी इन्होंने हमारे साथ वादा किया था। एलजी साहब के साथ आपकी मीटिंग करवाते हैं, लेकिन वो 27 मार्च 2020 की बात है, आज तक एलजी साहब के साथ बात नहीं। 27 मार्च 2021 आज तक हमारी एलजी साहब से मुलाकात नहीं करवा पाए, और 2 साल में जो हमारी मुलाकात नहीं करवा पाए, उनसे हम ये उम्मीद रखें कि ये हमें परमानेंट करवा देंगे। और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है, अगर आज रेगुलाइजेशन के ऊपर किंतु परंतु हो रहा है, तो उसके लिए भाजपा के ही नेता जो हैं, बड़े नेता, दो नेता इनके बड़े हैं जो इसके लिए कसूरवार हैं। पहले मैं नाम नहीं अभी इनका लूँगा क्योंकि ये फिर इनको तड़प ज़्यादा लगती है। तो इनके 2 ही नेता हैं जिन्होंने पहले केंद्र को भी गुमराह किया, केंद्र को बताया कि ये एनसी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं। भाई जो एमपीज़ की बात कर रहे हैं, जो जीते हुए एमपी। बिल्कुल मैम, जो बड़े पदाधिकारी हैं इनके, तो इन्होंने केंद्र को पहले गुमराह किया। अब केंद्र वालों के सामने ये सच्चाई अब बता नहीं सकते, क्योंकि अब इनको पता है कि वोट बैंक तो हमारा ख़राब हो गया। जब पहले अपने मुंह से ही बोला है तो अब ये वहाँ बात नहीं कर पा रहे। तो हम इनको ये कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो हमारी एलजी साहब सुनते नहीं हैं, तो आप सड़क पे आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमें कोई आपके साथ गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है, एलजी साहब भी इनके इशारे पे चलते हैं, लेकिन ये खुद क्योंकि मैं देख रहा था 2 दिन पहले सर्च कर रहा था, कांग्रेस 70 साल जिसने देश चलाया, 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है कांग्रेस पार्टी के पास। दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है, और पहले नंबर पे 4,300 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसकी 9 से ज़्यादा मेंबर्स भी हैं। 9 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी एक पार्टी के पास आना, ये सामने दिखाई देता है कि वो तो उनकी सुनेंगे जो चंदा देते हैं, वो तो हर चीज़ को प्राइवेट करके उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है मुलाजमों के हित में नहीं है, ये मुलाजमत को ख़त्म करना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर बचे। हर एक चीज़ आप देखें प्राइवेट करते जा रहे हैं। और जब कांग्रेस के समय में 49% की एफडी आई थी, तब बीजेपी ने ट्रेनें तक रोक दी थी देश के अंदर कि एफडीआई जो है देश के लिए ख़तरनाक है। और आज 51% एफडीआई चल रही है और बीजेपी के राज में चल रही है। दोगली नीति यहीं पे सामने दिखती है। ये आज सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनी इसका फ़ायदा उठाएगी वो चंदा भारतीय जनता पार्टी को देगी। डेली वेजर बोर्ड दे सकता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, चंदे से सीटें नहीं मिलती, चंदे से कुर्सी नहीं मिलती, चंदे से प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है, लेकिन सत्ता जो मिलेगी वो हमारे वोटों से मिलेगी, वो डेली वेजर के वोटों से मिलेगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के वोटों से मिलेगी, वो गरीब जनता के वोटों से मिलेगी। सत्ता जो है वो आपको बिजनेसमैन